हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग TRE 3 के 9 to 10th वाला जो पेपर हुआ था आपका, उसमें से फ्रेंड्स हम लोग आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी के सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और फ्रेंड्स प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे कि आपके जियोग्राफी के जितने भी प्रश्न थे वो आपके NCERT से पूछे गए थे और फ्रेंड्स SCERT से पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जियोग्राफी में जो 40 नंबर का जो पेपर होता है, जो सामान्य अध्ययन वाला, उसमें तो फ्रेंड्स 40 सभी के लिए कॉमन होता है, 40 प्रश्न। उसमें से आपके जो 8 जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स 9 to 10th में जिनका सब्जेक्ट क्या है, जिनका सब्जेक्ट फ्रेंड्स भूगोल है यानी कि जियोग्राफी है, उनमें से लगभग हम लोग जितने 40 प्रश्न आपके पूछे गए थे उन 40 प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स वो प्रश्न आपके NCERT से थे और फ्रेंड्स किस पेज से थे और किस चैप्टर से, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स प्रूफ के साथ अगर हम लोग आज देख लेते हैं कि TRE 3 में जो है कि आपके जियोग्राफी के जो सामान्य पेपर में जो 8 प्रश्न जियोग्राफी के पूछे गए थे और आपके मेन सब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका जियोग्राफी है, उसमें 40 प्रश्न जो जियोग्राफी के पूछे गए थे वो कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स TRE 4 में आप क्या करेंगे, आप उन सोर्सेस को अपना सकते हैं और फ्रेंड्स देखिए आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके NCERT से पूछे गए हैं। हम लोग पेज नंबर भी देखेंगे और किस क्लास के NCERT से पूछा गया है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप व्यूज़ के चक्कर में डेली आप यही करवाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए निगेटिव कमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो आप बढ़िया भी पढ़ाएंगे तो उनके कमेंट में भी जाके देखेंगे तो निगेटिव कमेंट ज़रूर रहते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, चुपचाप देखेंगे और फ्रेंड्स अपना TRE 4 जब आएगा तो उन्हीं सोर्सेस को पढ़ के वो अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स बारी बारी से उन 8 प्रश्नों को जियोग्राफी के जो जनरल पेपर का था, जो सभी के लिए कॉमन होता है, उन 8 प्रश्नों को भी देखेंगे। और फ्रेंड्स आपका मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो उनको भी 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपका यह अगर पहला प्रश्न देखेंगे, आपका मेन सब्जेक्ट देखिए जी 23 का मतलब आप समझ जाइएगा कि जो जियोग्राफी का जो 9 to 10th वाला पेपर है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जी का मतलब जियोग्राफी है और 23 का मतलब 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो आपका अगर मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो उसमें देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 10th की NCERT देखेंगे के 10th के NCERT में जाएंगे जियोग्राफी के, तो पेज नंबर अगर 10 को आप खोलेंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़र भूमि कहा जाता है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो इसमें आपको चंबल बेसिन मिला होगा और यहाँ भी अगर आप 10th की NCERT को पेज नंबर 10 को खोलेंगे जियोग्राफी में तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर था। और फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका कहाँ से था, तो 10th की NCERT के पेज नंबर 10 से था। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न को देखेंगे और फ्रेंड्स किस क्लास के किस पेज नंबर से पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जियोग्राफी का यह 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9th की NCERT के पेज नंबर अगर 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको मिला होगा, यहाँ पर देखिए दक्कन पठार, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए काली मृदा के बारे में यहाँ पर दिया गया है 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता अगर आप यहाँ पे क्या पढ़े रहते, एनसीईआरटी को पढ़े रहते, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप 9 to 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए उसमें विस्तृत जानकारी पूछता है, ठीक है। कॉमन प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ गहराई में भी जाकर पूछता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और एससीईआरटी आपके लिए भी ज़रूरी है। देखिए एससीईआरटी से भी प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए बता दें कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं टीआरई 4 का, या वो प्राइमरी हो या वो 6 to 8 हो या तो 9 to 10th हो या 11-12 हो या तो फ्रेंड्स टीजीटी हो पीजीटी हो, आपके लिए देखिए एनसीईआरटी मस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी भी पढ़ना है और आपको कोई एक कॉमन जनरल नॉलेज की बुक ले लेनी है, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे वो स्पीडी हो, चाहे वो क्राउन हो, ठीक है। तो देखिए यह आपका भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 के अनुसार कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह देखिए अगर आप 12 का अगर एनसीईआरटी पेज नंबर 28 पे जाएंगे और फ्रेंड्स देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 138 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देश में कुल गेहूं का उत्पादन 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक कर सकते हैं और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही था और यह 10th के और 12 दोनों में था, ठीक है। पेज नंबर 28 पे और पेज नंबर 138 पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भारत में मैग्नीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 10th के एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर अगर आप 56 पे जाएंगे और 12 के एनसीईआरटी अगर पेज नंबर 57 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओडिशा को ट्रिक कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यह सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही हैं और एससीईआरटी से हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी कॉमन, मान लीजिए कि आपके पास लुसेंट है उसमें भी मिल जाएंगे, स्पीडी है उसमें भी मिल जाएंगे और फ्रेंड्स क्राउन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित देखिए जियोग्राफी का 29 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा गैर परंपरागत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे अगर आप पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपके पास अगर एनसीईआरटी न्यू वाली है तो फ्रेंड्स देखिए उसमें आप 59 नंबर पेज पे खोलेंगे तो नहीं मिलेगा, या तो आप 60 खोल लीजिएगा या तो 61 खोल लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है जिससे हम आपके टीआरई 3rd में क्लास भी लिए थे, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा। देखिए अगर आप 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 59 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यह प्रश्न आपको मिल जाएगा और गैर परंपरागत में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सी को ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका मिल जाएगा और फ्रेंड्स अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे
तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जियोग्राफी का 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए अगर आप 12 का एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 59 खोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स हमारे आसपास थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि बगल में हमारे कुछ शादी का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें साउंड आएगी, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर करिएगा, बस आप प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, कौन प्रश्न किस चैप्टर से और फ्रेंड्स किस पेज से और किस क्लास के एनसीईआरटी से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का अगर 30 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे तो पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न आपको 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है गुजरात में प्रमुख तेल अकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागांव, कोसाम, लुनेज, ठीक है। तो आप लुनेज को यहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं। देखिए सभी यहाँ पर असम, यहाँ पर देखिए गुजरात के यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न में भी क्या पूछा गया है, कौन सा सही है, तो यहाँ इसको यहाँ पे सही ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। और असम में देखिए डिगबोई दिया है, नाहर कटिया दिया है तथा मोरान दिया है, तो मोरान आपका नहीं दिया गया है और यही सही सुमेल है, ए गलत है और बी भी गलत है, ठीक है। तो देखिए 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल सही कर पाएंगे। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी में अगर जो भी प्रश्न लिखा हो कि क्या आप जानते हैं और घेर के दिया हो तो देखिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के, वो प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो सुंदर वन कहा जाता है। इसको आप बिल्कुल ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 19 पर जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। देखिए अगर आप इस प्रश्न को अगर आप खोजना चाहते हैं तो अगर आप 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 20 पे यानी कि 20 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बदलती रहती है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है, ठीक है। तो कोसी को आप बिल्कुल ट्रिक कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्नों का अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आप श्योर हो जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, ठीक है। देखिए यह प्रश्न हमें एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिला है क्योंकि फ्रेंड्स देखिए प्रश्न को खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए यह वाला प्रश्न 57 नंबर का और 58 नंबर का प्रश्न, दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर देखेंगे तो देखिए वृक्षों की जड़ों को मृदा से कैसे पानी कैसे मिलता है, ठीक है। तो इसको देखिए यह प्रश्न हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी में नहीं मिला है, इसको आप अपने ज्ञान से मार सकते हैं क्योंकि आपने केशिकत्व का नियम पढ़ा होगा कि लालटेन में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के नियम से। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यह वृक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर यह जड़ें होती हैं और जड़ों के माध्यम से धीरे केशिका जाइलम आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं मिला है। और देखिए यह वाला प्रश्न, देखिए यह वाला भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं दिया गया है डायरेक्टली तरीके से। देखिए लूसेंट का अगर आप यहाँ पे देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, पेज नंबर अगर आप 72 खोलेंगे, देखिए आपके पास न्यू वाली लूसेंट है या पुरानी वाली, आप एक पेज इधर उधर करके ज्योग्राफी के पोर्शन वाले में अगर पेज नंबर आप 72 पे जाएंगे लूसेंट में तो देखिए विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना
अधिक है। देखिए प्रश्न बनाने का तरीका कैसा है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास का ध्रुव कितना होता है, या इसमें देखिए अधिक पूछ दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लूसेंट के पेज नंबर देखिए 72 पे जाएंगे तो देखिए 72 पे यही दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए दोनों का व्यास का अंतर कितना है, 43 दिया गया है। ठीक है, इसको घटाने अगर आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका 42 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको 43 मान लिया गया है। देखिए लूसेंट में आपके दिया गया है तो आप बिल्कुल यहाँ पे 43 मार सकते थे। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखिए लूसेंट तो पढ़ेंगे ही। लूसेंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी कॉमन जनरल बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं टीआरई 4 का, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, 11 12 हो, या तो फ्रेंड्स वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपको सबसे पहले एससीईआरटी की बुक रखनी है 6 से 12 तक। और फ्रेंड्स देखिए आपको एससीईआरटी की भी बुक रख लेनी है, ठीक है, और आपके पास एक कोई सामान्य अध्ययन की बुक होनी चाहिए। देखिए 43 इसमें दिया गया है जो कि आपके लूसेंट बुक में दे रखा है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके यहाँ पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यह अगर आप 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए 82.5, यहाँ पे देखिए 82 अंश 30 मिनट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 82.5 अंश आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपका बिल्कुल 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 2 पे जाएंगे जियोग्राफी में, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यौमोत्तर क्यों माना गया है, ठीक है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यह अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप ट्रिक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत की बात करेंगे तो भारत के हरित क्रांति के जनक क्या हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है। यह प्रश्न आपको देखिए हरित क्रांति यहाँ पर एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो उसमें दिया गया है इसके बारे में, लेकिन डायरेक्ट तरीके से हमें MS स्वामीनाथन नहीं मिला, ठीक है। और कुरियन क्या है, तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, दुग्ध क्रांति, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और सुंदरलाल बहुगुणा क्या हैं, तो यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, यानी कि चिपको आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। तो यह था, लेकिन आपका प्रश्न क्या था, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किनको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को, ठीक है। अगर बात करेंगे यही प्रश्न घुमा के अगर आपके TRE 4 में पूछ दिया कि विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है नॉर्मन बोरलाग को, ठीक है। यह प्रश्न देखिए अगर आप लूसेंट के पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान पेज नंबर 114 पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन को जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न देखिए आपके लूसेंट से ही फंसा था, जो कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। यहाँ पर देखिए, और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे अब हम लोग दूसरे प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली तरीके से पूछे गए थे एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे और 9th के एससीईआरटी पेज नंबर 19 पे यह प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए इनका विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इनकी ऊंचाई भी दी गई है, इससे आप आंक सकते हैं। और इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह K2 की अगर बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स K2 कहाँ पर है, तो ट्रांस के क्षेत्र में, जो कि भारत और पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र है वहाँ पर है, और यही आपका आंसर था, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, ठीक है। तो यह आपका देखिए यह आपके 9th के एससीईआरटी पेज नंबर
14 पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसकी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, तो यह प्रश्न देखिए आपके 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 14 पर से पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपका देखिए पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है। तो यह प्रश्न देखिए अगर आप जाएंगे कहाँ पर तो 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक क्षेत्र 2.4% था। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6100 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यह 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 से था और यह वाला प्रश्न आपके कहाँ पर था तो 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 2 से था। ठीक है, यह प्रश्न देखिए और यहाँ पे देखिए विश्व के 7 बड़े देश। तो फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी रखे रहेंगे तो विस्तार से अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं से प्रश्न आपके टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या टीआरई 4 आएगा, उससे ही प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट की विशेषता की बात करेंगे तो वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, यह भी सही है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह भी सही है। और फ्रेंड्स यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह भी सही है। ठीक है, और आप देखेंगे यह 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 से ही पूछ लिया गया था। अगर आप थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम तो यहाँ पर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है, सी वाला इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया यानी कि विलुप्त हो गया। ठीक है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी लहरों के तो उनके कारण यह इंदिरा पॉइंट जो है कि समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो यह वर्तमान समय में दृष्टिगत नहीं है, यह आपको पता है और यह दक्षिणतम बिंदु है, यह भी पता है। तो बिल्कुल आप एक से अधिक आंसर लगा सकते थे, आपको भले भी न पता हो। ठीक है, तो यह देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 से बिल्कुल यह प्रश्न आपको पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे देखिए फ्रेंड्स टीआरई 4 में हम पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपके लिए कवर करवाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे जियोग्राफी का 4 नंबर का प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेघालय में स्थित है, मेघालय में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 13 पे जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेघालय के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए मेघालय बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ज्योग्राफी का यह 5 नंबर का जो प्रश्न था तो यह आपके देखिए पूर्वरूपित घाटियों में होकर बहती है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या था, सतलज और सिंधु था। देखिए यह आपके एनसीईआरटी से ही प्रश्न था। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर ऊंचाई और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं जो कि गूगल से। तो देखिए नदी के क्या होते हैं, अनुवर्ती नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अनुवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, तो देखिए पूर्ववर्ती नदियों में देखिए यहाँ पर सतलुज नदी और सिंधु नदी का यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ से आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपका टीआरई 4 में यहाँ पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती पूछा है, सतलज और सिंधु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। और यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती में क्या है, सतलज और सिंधु बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए ये प्रश्न आपके, देखिए ये प्रश्न आपके बुक से ही था, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कॉमन बुक में था। लेकिन यहाँ पर देखिए बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम, देखिए यह प्रश्न घटते क्रम में नहीं दे सकता है या बढ़ते क्रम में, यह अगर आप पढ़े रहेंगे तो बना पाएंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके डायरेक्टली तरीके से एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हाँ दिया है, लेकिन फ्रेंड्स सभी नदियों के तंत्र में अलग अलग करके दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह वाला भी प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, तो यह भी देखिए आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए निम्नलिखित में से किसे 1951 में प्रस्तावित किया गया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। ठीक है, तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से नहीं था और यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से नहीं था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित 2021। तो देखिए 2021 बहुत ही पुराना डाटा है, ये आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी में नहीं दिया था, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो 4 या 5 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो फ्रेंड्स सभी लोग लगभग उसको गलत ही कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो देखिए यह आपके प्रश्न बिल्कुल लुसेंट से फंसा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार घटते क्रम में, तो देखिए लुसेंट से था यह। और यहाँ पे देखिए घटते क्रम में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए बिहार बिल्कुल दे रखा है और यहाँ पर क्या दिया है, केरल भी दिया है और उत्तर प्रदेश भी दिया है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर था। ठीक है, तो देखिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ आप कोई एक कॉमन बुक रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लुसेंट हो चाहे वो क्राउन हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए 2011 से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, प्राइमरी हो या तो 6 to 8 हो या तो 9 to 10 हो या तो 11 12 हो, देखिए 2011 की जनगणना से लगभग 3 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात प्रतिशत 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, देखिए यह लुसेंट से बिल्कुल आपका प्रश्न डायरेक्टली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, लिंगा अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया था। ठीक है, तो 943 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आपके लुसेंट से फंस गया था। और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किसकी चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो पहाड़ियों को आकर्षित करते हैं। विश्व सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित, स्थानीय लोग इस चोटी को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो देखिए यह नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। यही प्रश्न पूछा था, देखिए 9th के अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 97 को पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप 9th के सीआरटी के पेज नंबर 103 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए चावल दिया है और चावल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बाजरा दिया है, बाजरा नहीं दिया है, देखिए गेहूँ भी दिया है, गेहूँ तो देखिए एक से अधिक आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 103 पर यह प्रश्न दिया गया है, और यह प्रश्न हमें न एनसीईआरटी में मिला, न ही एससीईआरटी में मिला, और फ्रेंड्स न ही हमें अन्य बुक में मिला था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए श्रीलंका अति संपन्न है। तो देखिए श्रीलंका किसमें अति संपन्न है, देखिए अगर आप 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 114 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए श्रीलंका के बारे में दिया है एससीईआरटी में, देखिए खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दिया था, यहाँ पर देखिए क्या दिया था, कृषि एवं खनिज दोनों में होता है, खनिज आधारित उद्योग पर लुप्त जफना, जबकि जब यहाँ पर चूना पत्थर, यहाँ पर देखिए सीमेंट, और यहाँ पर देखिए प्रमुख देखिए लौह अयस्क यहाँ पर देखिए दे रखा है,
लौह अयस्क मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अति संपन्न पूछा है, तो अभी तो यह पढ़े रहेंगे तो आप लौह अयस्क लगाएंगे। देखिए आयोग आंसर लौह अयस्क ही माना था। ठीक है, तो देखिए आयोग क्या माना था यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह भी आपके 9th के SCERT के पेज नंबर 114 से प्रश्न बना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे म्यांमार की राजधानी क्या है। ठीक है, तो देखिए म्यांमार की राजधानी आपको यहाँ पर नेयपिताव नेपिडा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न देखिए 2022 का पूछा था। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर क्या थी। तो देखिए यह आपके NCERT SCERT से प्रश्न बाहर था। ठीक है, बिल्कुल उससे बाहर पूछा था। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जमुई दिया गया है। देखिए ये 9th का अगर आप SCERT का पेज नंबर 114 खोलेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा और जमुई यहाँ पर दे रखा है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए NCERT और SCERT बहुत ही ज़रूरी है अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सी कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए कहवा उत्पादन के लिए यहाँ पर देखिए 10th के अगर NCERT के पेज नंबर अगर 43 यानी 43 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय काफ़ी आपकी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिक किस्म की काफ़ी, देखिए यह भी पूछ सकता है कि हमारे जो है कि देश में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है, तो अरेबिक किस्म की। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर बी था। अगर आप NCERT पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को आप बना पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अब देखिए वीडियो को हम जो है कि फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। देखिए एनालिसिस होता है तो बहुत ही 20 या 25 मिनट या तो आधा घंटा, देखिए हम 2-2.5 घंटा का एनालिसिस नहीं करवाएंगे। बस सोर्सेज को बता देंगे कि आपको TRE 4 में कहाँ से पढ़ना है, NCERT पढ़ना है, SCERT पढ़ना है या कौन सी बुक पढ़ना है, इसको देख के आपको अंदाज़ा खुद लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए जियोग्राफी का 25 नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपके SCERT और NCERT में डायरेक्टली तरीके से नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे लुसेंट में तो देखिए लुसेंट में भारत की प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखिए नागार्जुन, देखिए 8 वाला अगर आप देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना देखिए कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप मार सकते हैं यहाँ पर किस पर, तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन सागर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं। देखिए लुसेंट से ही प्रश्न यह फंसा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जवाहर भी दिया है, यहाँ पर देखिए जवाहर परियोजना भी दिया है, मयूराक्षी परियोजना भी दिया है। तो बिल्कुल इतने में से ही आपका यह प्रश्न फंसा था जो कि लुसेंट में दे रखा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश। तो देखिए 2023 का डाटा पूछ रहा है तो आपके लुसेंट या SCERT और SCERT में नहीं मिलेगा यह प्रश्न। देखिए अगर आप शायद कोई करंट अफेयर्स देखें तो उसमें यह बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह प्रश्न देखिए निम्नलिखित देखिए ज्योग्राफी का 31 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही हैं। ठीक है, तो देखिए भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए तो यह बिल्कुल गलत है। बोगई गांव देखिए पेट्रोकेमिकल के लिए तो यह बिल्कुल सही है, और विशाखापट्टनम स्टील इस्पात के लिए यह भी सही है। तो एक से अधिक आपका आंसर है। देखिए 10th के अगर NCERT के पेज नंबर 102 पे जाएंगे और SCERT में पेज नंबर यहाँ पे जाएंगे कहाँ पर 79 पर, तो यह प्रश्न देखिए यहाँ पर विशाखापट्टनम दे रखा है और यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस्पात के लिए तो बिल्कुल आपको यह अगर पता रहेगा तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे अटल सुरंग कितनी लंबी है। ठीक है, तो देखिए अटल सेतु के बारे में आपके NCERT में उल्लेख किया गया है और इससे प्रश्न बना है, तो हमें चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 10th के NCERT के पेज नंबर अगर 97 पे जाएंगे और 12 के NCERT के पेज नंबर अगर 77 पे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे अटल सुरंग के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल
अटल टनल देखिए 9.2 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए 9.2 किलोमीटर यहाँ पर दे रखा है। देखिए इससे क्लियर होता है कि फ्रेंड्स आपके प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 34 नंबर का प्रश्न ऐसा है कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली तरीके से एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप पढ़े भी रहेंगे तो आप यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए घुमा के पूछता है, 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए सुंदरी वृक्ष के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए 9th के एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर अगर 49 पे जाएंगे, देखिए 9th के एनसीईआरटी वो भी जियोग्राफी की खोलेंगे क्योंकि हम लोग जियोग्राफी के प्रश्नों के एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9th के एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 49 खोलेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए सुंदर वन डेल्टा कहाँ, वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के उनकी साक्षरता दरों घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखिए 2011 की जनगणना से आपके 9 to 10th में लगभग 3 या 4 प्रश्न बने थे, जो कि सारे प्रश्न अगर आप लुसेंट से पढ़े रहेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे छांट सकते हैं कि हमें 2011 की जनगणना लुसेंट से पढ़ लेना है या क्राउन से पढ़ लेना है, ठीक है। तो पढ़ना ज़रूरी है, आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है साक्षरता दर में, ठीक है। तो देखिए साक्षरता दर में देखिए साक्षरता दर में उनकी साक्षरता घटते क्रम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे घटते क्रम में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम में क्या कौन कौन दिया है, तो देखिए यहाँ पर केरल भी दिया है, तो इसमें भी केरल है, इसमें भी केरल है, इसमें भी केरल है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए गोवा दिया है, तो गोवा इसमें भी है, गोवा इसमें भी है, ठीक है। और इसमें भी गोवा दे रखा है, यानी कि फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके लुसेंट से बिल्कुल फंसा था, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक, देखिए यह आपके कोई भी सामान्य जनरल बुक में मिल जाएगा और इसका जो है कि उल्लेख आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसका आंसर आपका राजस्थान था। और देखिए पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर देखिए केरल और तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44, ठीक है। यह देखिए यह प्रश्न आपके लुसेंट से ही बिल्कुल फंसा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए पालघाट दर्रा, देखिए यहाँ पर यह आपका यहाँ पे लुसेंट में था। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, ठीक है। तो यह प्रश्न बिल्कुल आपके लुसेंट में से ही था, ठीक है। अब देखिए लुसेंट एक ऐसी बुक है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्नों के एनालिसिस हमने करा दिया है, जो कि 9 to 10th के जियोग्राफी के प्रश्न थे। देखिए 8 प्रश्न आपके ऐसे थे जो कि सभी के लिए कॉमन था और आपका मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी था। तो देखिए जियोग्राफी के 40 प्रश्नों को हम बता दिए हैं और कौन कौन से देखिए लगभग आपके 48 प्रश्न हम बताए हैं और 48 में से लगभग आपके 40 प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही कवर हुए थे और 8 प्रश्न आपके किससे कवर हुए थे, तो लुसेंट से, ठीक है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखिए टीआरई 4 में कहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप अगर टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10th हो, चाहे वो 11-12 हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 से 12 तक एनसीईआरटी रख लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी रख लेना है। और 6 से 12 तक आपको क्या रख लेना है, एससीईआरटी रख लेना है। देखिए फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि हमें 10 या 15 पेज पढ़ के सिलेक्शन मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए सिलेक्शन आपको अगर टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 में नहीं मिला है, तो यही कारण है कि आपने बहुत ही शॉर्टकट अपनाया, जिससे कि आपके ज्ञान क्या है अधूरे रह गए, ठीक है। तो देखिए आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी रख लेना है, 6 से 12 तक एससीईआरटी रख लेना है और आपको स्पीडी का एक करंट अफेयर्स रख लेना है, ठीक है। ज़्यादा 3-4 घंटे के वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, आपको स्पीडी पढ़ लेना है। और फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है, तो लुसेंट से या तो क्राउन से, ठीक है। लुसेंट ही आपके पास है तो उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़िए और 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए और फ्रेंड्स 6 से 12 तक एससीईआरटी पढ़िए। देखिए टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये हम 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखिए अब आज के लिए तो इतना ही। अब देखिए फ्रेंड्स हम पीआरटी के ज्योग्राफी के प्रश्नों का एनालिसिस कराए हैं, जिसका जो है कि आपने बढ़िया रिस्पांस दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिले कि देखिए इतना प्रश्न आपको जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ना और उनसे खोजना, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।